चौथे कार्यकाल का तीसरा साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च किया, जो युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों और रोजगार से जोड़ने में मददगार होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। मसलन हिंदी में मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएगी, नीट में 2 मेरिट लिस्ट बनेगी, नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण होगा, 1 साल में जितने चाहे नौकरी फॉर्म भरें, फीस एक बार। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना शुरू की जाएगी। 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार युवाओं को जॉब की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को 8,000 रुपए महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मेधावी योजना की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। हर साल खेलो MP यूथ गेम्स होंगे। स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा। योग शिक्षा के साथ हर गांव में खेल का मैदान बनेगा। युवाओं को रोजगार के लिए विदेशी भाषाओं की पढ़ाई कराई जाएगी। जनजातीय कलाकारों को 3,000 रुपए प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। अगले साल के बजट में युवा बजट भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने युवा पोर्टल भी लागू कर दिया है। क्या है युवा पोर्टल, हम आपको बताते हैं। युवा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पोर्टल पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और कल्चरल एक्टिविटी की जानकारी मिलेगी। इसके जरिए यूथ सरकारी संगठनों से कनेक्ट भी रहेंगे। पोर्टल में मेंटर्स से भी मार्गदर्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट के हिसाब से करियर प्लानिंग के लिए गाइडेंस मिलेगा। पढ़ाई के बाद नौकरी, लोन और सब्सिडी के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम मदद करेगा। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, कई योजनाएं हमने बनाई, लेकिन आज एक संपूर्ण यूथ पॉलिसी बनाई है हमने अपने बच्चों के लिए। युवा नीति, यूथ पॉलिसी। मेरे बेटा बेटियों, ये युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटा प्रयास है। सरकार यूथ पॉलिसी को उनके लिए वरदान बता रही है, तो विपक्ष को अभी से इसमें खामियां नजर आ रही हैं। विपक्ष इसे सरकार का चुनावी लॉलीपॉप साबित करने में जुट गया है। 19 साल से आपने युवाओं के लिए क्या करा? आज जब आपकी सरकार मर रही है, तब आपको याद आया कि युवा नीति लाना चाहिए, युवा महापंचायत करना चाहिए। पर उन युवाओं का क्या जो पिछले 19 साल से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं? ये पूरी तरह से एक ढकोसला है, बच्चों को गुमराह करने वाला है। और ये नीति युवाओं को भविष्य बनाने के लिए, युवाओं के दुर्गति करने के लिए। खैर, विपक्ष तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी सरकारी नीति में खामियां निकालेगा ही। हम आपको ये बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में युवा वोटरों की अहमियत आखिर क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 34 लाख वोटर हैं। इनमें 2 करोड़ 75 लाख वोटर युवा हैं। 2023 में 30 लाख युवा वोटर पहली बार वोट करेंगे। नए युवा वोटर कुल वोटिंग का 8 से 10% होंगे। 2018 में हार जीत का अंतर 1% रहा। उम्मीदवारों में हार जीत 5 से 7% वोटों के अंतर से हुई है। ऐसे में युवा वोटर भी बहुत हद तक जीत और हार तय करते हैं। शिवराज सरकार ने युवाओं को साधने बड़ा दांव चल दिया है। देखना यह है सरकार का ये दांव कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा यूथ साधेंगे बूथ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल के तीसरे साल में नई युवा नीति, यूथ पॉलिसी लॉन्च की और तमाम सारे प्रावधान इस पॉलिसी में रखे गए, जिसमें ये दावा है, ये वादा है कि इससे एक तरफ युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा, दूसरी तरफ
उनको रोजगार मुहैया होगा, साथ ही इस पॉलिसी में ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको भी फोकस किया गया है। तमाम सारे प्रावधान इस नई युवा नीति में, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं IND एजेंडा के मुख्य बिंदु। शिवराज ने चुनाव से पहले साथ लिए यूथ वोटर्स। शिवराज की यूथ पॉलिसी और युवा पोर्टल से युवाओं का कितना भला, ये सवाल। क्या महिलाओं के बाद युवाओं को साधने में भी पिछड़ी कांग्रेस? और क्या शिवराज की यूथ पॉलिसी का तोड़ निकाल पाएगी कांग्रेस? तो ये अहम बिंदु है जिस पर आज चर्चा करेंगे। खासतौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात पर जोर देते आए हैं कि युवाओं को किस तरह से स्किल्ड किया जाए, युवाओं को किस तरह से, चाहे वो रचनात्मक दृष्टि से या फिर हम रोजगार के लिए किस तरह से उनको तैयार किया जाए, किस तरह से उनका सर्वांगीण विकास हो, किस तरह से वो एक बेहतर उद्योगपति बन सकते हैं, एक तरह से किस तरह से एक बेहतर स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। और इसी को लेकर ये नई यूथ पॉलिसी, तमाम सारे प्रावधान हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो नई यूथ पॉलिसी आई है उससे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा, दूसरी तरफ उन्हें रोजगार मुहैया होगा। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। नई जो यूथ पॉलिसी आई है, उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता, युवा नेता कांग्रेस, आपका भी अवनीश जी स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से एक युवा नीति को लेकर, यूथ पॉलिसी को लेकर लंबे समय से चर्चा थी, इस तरह की चीजें तो तमाम बार सामने आई कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, नौकरी मुहैया कराई जाएगी, अलग अलग तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं युवाओं को एक बेहतर रोजगार देने के लिए या उन्हें एक संबल देने के लिए। लेकिन एक विस्तृत रूप में जिस पॉलिसी की आवश्यकता थी, क्या माना जाए वो यही पॉलिसी है जो आज CM शिवराज सिंह चौहान ने चौथे कार्यकाल के तीसरे साल में लॉन्च की? देखिए, निश्चित रूप से ये जो युवा पॉलिसी उन्होंने बनाई है, ये मैं समझता हूँ युवाओं के हित में हो सकती है। उसका कारण ये है कि युवाओं को अगर हम पेंशन देते उनको या और अलग तरीके से जो उनको सहायता देते, उससे उनमें आत्मनिर्भरता नहीं आती। इसमें खासतौर से जो 2-3 बातें हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि वो उनको कहीं ना कहीं स्वरोजगार और शिल्प कौशल विकास के ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के दौरान वो भत्ता देंगे। तो कहीं ना कहीं हमको आज बदलते हुए समय में ये बहुत आवश्यकता है कि युवा भत्ते या सरकार के आश्रित होने के बजाय कहीं ना कहीं स्वरोजगार और अपने कौशल विकास, अपनी प्रतिभा और दक्षता के विकास की ओर बढ़ें। मोटे तौर पर राजनीति में सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन युवा और उनकी समस्याएं वो हमेशा स्थायी रहती हैं। जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है, अभियांत्रिकीकरण हो रहा है, तो मान करके चलिए कि वो सरकार के दफ्तर हों या प्राइवेट के दफ्तर हों, वहाँ पर लोगों की संख्या अब घट रही है और मशीनों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपनी क्षमता को विकास करके आगे बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ वही उसके जीवन के लिए अच्छा होगा। तो आज की ये जो योजना घोषित की है उसमें 3-4 चीज़ बहुत अच्छी है। एक तो उन्होंने जैसे कहा कि नीट में जो स्थान आरक्षित होगा, खेल गांव में अब खेल का मैदान स्कूल में अनिवार्य होगा, खेल का मैदान अनिवार्य होगा, ये बहुत अच्छा है। और कौशल विकास के लिए जो
करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और मैं समझता हूं हो सकता है आगे चल करके सरकार विकास करे, कि जैसे मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो हर जिले की अपनी एक विशेषता है, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। तो जिस जिले के जिस क्षेत्र की जो विशेषता है उस विशेषता के अनुरूप वहां पर कुटीर उद्योग कहीं ना कहीं स्थापित हो, या तो इन युवाओं में ही एक ऐसा वातावरण बनाया जाए कि वो अपने गांव में, अपने शहर में या अपने कस्बे में या अपने जनपद क्षेत्र में कुटीर उद्योग स्थापित करें। अगर आपको युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है तो चाहे आप जिले को केंद्र बना लें या जनपद को केंद्र बना लें या तहसील को केंद्र बना लें, उसके आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनको एक क्लब करके आपको बनाना होगा, और ताकि उस तहसील की ज़रूरतें, उस ब्लॉक की ज़रूरतें आपस में स्थानीय तौर पर पूरी हो। और ये जो कहीं ना कहीं चुनौती और ये काम, ये दायित्व जो है या ये प्रशिक्षण युवाओं को मिले तो उसमें आत्मनिर्भरता भी आएगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। चलिए रमेश जी, जिस परिप्रेक्ष्य में और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, या जिस तरह से जो यूथ पॉलिसी है, कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्तार इस पॉलिसी में है। मैं सीधे अवनीश बुंदेला जी के पास में आता हूं। अवनीश जी, जो यूथ पॉलिसी आई है, कांग्रेस किस नज़रिए से इसको देख रही है, और जिस तरह से आपकी तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? राजेश भाई देखिए, अगर यूथ के लिए अगर शिवराज जी वास्तविकता में कुछ करना चाहते हैं तो वर्तमान में शिक्षा विभाग में 70,000 से ज्यादा पद खाली हैं। गृह विभाग की बात करें, गृह विभाग में 84,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की रिपोर्ट है 31 दिसंबर 2022 की, तारीख के साथ बता रहा हूँ, आप चेक कर लें। उनकी रिपोर्ट है कि 1,02,000 पद खाली हैं मध्य प्रदेश में और अन्य विभागों के। बैकलॉग के तक 23,000 पद खाली हैं। इसके अलावा राजेश जी एक बात बताऊं मैं आपको कि 4 अप्रैल 2022 को शिवराज जी ने कहा था, घोषणा की थी कि इस साल में 1,24,000 नौकरियां दूंगा। दे पाए क्या? अब अप्रैल नजदीक आने वाली थी, नया इवेंट खड़ा कर दिया। इसके अलावा आप सबसे बड़ी बात है, ये छलावा इसलिए है इसमें, आप कह रहे हैं कि नीट में आपको 5% आरक्षण कैसे दोगे? नीट जो है एक सेंट्रल बॉडी है। अगर इन्हें नीट का नाम या जेई का नाम नहीं लिया क्योंकि दिमाग में जो आ गया वो आपको बस मुंह तो चलाना, करना क्या है। नीट आप भी जानते राजेश भाई कि सेंट्रल बॉडी है जो पीएमटी की परीक्षा जो पहले ऑर्गेनाइज करा दी, अब वो नीट के माध्यम से होती है। उसमें आप अपना 5% आरक्षण कैसे देंगे? मेरे समझ से परे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हर स्कूल में प्ले ग्राउंड होगा। देखिए ऑलरेडी जो स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं और जो तो उनमें ऑलरेडी ये नियम होता है कि 2 एकड़ में उनका स्कूल हो और उनमें प्ले ग्राउंड भी होता है। लेकिन अब ये बताएं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड कितने मध्य प्रदेश, लेकिन अवनीश जी, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, जिन सरकारी पदों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में जो प्रतिभागी है, जो प्रतियोगी है, कहीं ना कहीं इससे निकलकर, इन सरकारी नौकरियों से निकलकर भी सोचना होगा, एक पॉलिसी बनाना होगी कैसे युवा स्किल्ड हो, और उसी पर जोर इस पॉलिसी में है। देखिए मेरी बात खत्म राजेश भाई, मैं वही कह रहा हूँ। कल ही एक प्रमुख अखबार की खबर थी कि इन्होंने जो कंसल्टेंसी हायर की है उसमें 9,401 व्यक्ति का सरकार पे कर रही है। वो नौकरियां दे रही 7,000। वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट नहीं राजेश भाई, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। क्या आप किसी को कुछ समय के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कहीं लगा देते हैं, किसी सेल्स में लगा देते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये समझना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या है। तो ये इस तरह का भ्रांतियां फैला रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं कि आप शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की स्थिति क्या है वर्तमान में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। 40,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो कि एक शिक्षक के आधार पर, एक शिक्षक जिनको चला रहा है। तो ये सब बातें लंबी है राजेश भाई। चलिए मैं आता हूं अवनीश जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। चेतन सिंह जी हमारे साथ में, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। चेतन जी, जिस तरह से अवनीश जी जो बात कर रहे हैं, पहले उसका मैं जवाब चाहूंगा, उसके बाद मेरा सवाल होगा। जी देखिए राजेश जी, आज तो हमारे इसे देश की आजादी का अलख जगाने वाले 3 शहीदों का दिवस है जी। और निश्चित रूप से आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो युवाओं के लिए चुना है, तो कहीं ना कहीं बुनियादी रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मन और मस्तिष्क में इन तीनों के प्रति जो सहानुभूति है उसको हम खुद देख रहे हैं, प्रकट भी किया है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज मैं समझता हूं कि ज्यादा कीमती हो जाती है। इसीलिए देखो आप, अंगूर से ज्यादा कीमत तो आजकल किशमिश की हो गई। मेरे मित्र कह रहे हैं तो निकालेंगे, इनको तो निकालना है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज स्कूल में 2 एकड़ की बात नहीं कही, खेल मैदान की। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है
कि हर गांव में हम खेल मैदान विकसित करेंगे और हर स्कूल में हर बच्चे की क्लास के साथ में अब गेम्स का पीरियड हम अनिवार्य करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है और आज उन्होंने बहुत साफ कहा है और डेट के साथ कहा है कि 1 लाख युवाओं को 1 लाख मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना में हम स्थायी फंड उनको 8,000 रुपए फिक्स देंगे और हम उनको रोजगार से जोड़ेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 में हम 44,50,000 लोगों को इसका फायदा दे चुके हैं और लाडली बहना आप देखते जाइए लगभग 80 से 90 लाख का फिगर हम सबके सामने वाला है। 3 साल बेमिसाल, और बेमिसाल इसलिए और कहूंगा कि 2 साल तो पूरे के पूरे हमारे कोरोना में निकल गए। इस आपदा को सारे देश ने भुगता है और राजेश जी कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश में कभी भी विकास की दर 16.43% से नीचे नहीं रही और 2022 में हमारी विकास की जो दर है वो लगभग 18.89% है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता का किया हुआ श्रम है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का दिया हुआ संबल है। आज मेरे मित्र चाहे जो कह ले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर एक सवाल ये बनता है गरीबों के कल्याण की। चेतन जी बिल्कुल, चेतन जी सवाल यहाँ ये बनता है जिस तौर पर अगर इस पॉलिसी के प्रावधान देखें तमाम ऐसी सारी चीजें हैं कि उनका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये पॉलिसी ऐसे समय आ रही है, अगर हम टाइमिंग की बात करें, जब जिस तरह से पॉलिसी 23 मार्च को लॉन्च की गई, 1 जून से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और इसके जुलाई में ये अमल में आएगा। चुनाव को कितना वक्त है और पहले नहीं आना चाहिए थी? अगर विस्तृत रूप से एक आप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, कहीं टाइमिंग में कहीं ना कहीं और पहले इसको लॉन्च किया जाना चाहिए था। देखिए राजेश जी, 2 साल तो पूरी की पूरी सरकार केवल अपने जन को बचाने में लगी थी। कोविड की विपरीत परिस्थितियों में केवल जन को बचाना और प्रदेश को सुरक्षित रखना, पूरी सरकार उसमें लगी थी। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमने स्कूलों में कुछ नहीं किया, स्कूलों में शिक्षक नहीं, तो उनको बताना चाहूंगा कि 6,300 करोड़ रुपए की राशि से सीएम राज में 9,000 स्कूलों का हमने आधुनिकीकरण किया है। वक्त और हालात और परिस्थितियों के साथ ही सारी चीजें होंगी ना, बिना पैसे के कैसे सारी चीजें हो सकती है। आज जब मध्य प्रदेश की परिस्थितियां ठीक हुई हैं, हम रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, ये तो चौथा चुनाव था ना, कभी ये नहीं कहा कि जो बच्चे नौकरी के लिए एग्जाम देंगे उनकी केवल हम एक। चलिए चेतन जी से शायद हमारे के साथ जब हमारे पास सारी चीजें बढ़ी हैं तो हम उसको कर रहे हैं। चलिए चेतन जी मैं आता हूँ दोबारा, चेतन जी आता हूँ, रमेश जी के पास में आ जाता हूँ। 750 करोड़ रुपए खर्च किया, जब पैसा नहीं होता तो हम कहां से खर्च करते जी। अब एकात्म परिषद शांति के लिए ओंकारेश्वर में हम बनाने जा रहे हैं, 2200 करोड़ रुपया हम रिजर्व करके बनाने जा रहे हैं ना। तो आज की परिस्थिति पहले की परिस्थिति में जमीन आसमान का था। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इंटर्नशिप योजना में 4600 लोगों को पेड इंटर्नशिप हमने कराया है। 15,45,000 करोड़। चलिए मैं आता हूं चेतन जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, रमेश जी के पास में आ जाता हूं। रमेश जी, जिस तरह से अब चूंकि चुनावी वर्ष है, जाहिर सी बात है किसी भी तरह की कोई घोषणा होगी, कोई भी पॉलिसी लॉन्च की जाएगी, सीधे तौर पर उसको चुनाव से जोड़ा जाएगा और ऐसा ही इस नई युवा पॉलिसी में है, यूथ पॉलिसी में लेकर है। और ये कहा जा रहा है कि ये युवाओं को साधने के लिए पॉलिसी है, क्योंकि जान सकते हैं कि 2018 से 23 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 30 लाख नया जो वोटर है, युवा वोटर है, वो आ जाएगा। हर साल 4 लाख 18+ के नए वोटर आ जाते हैं। क्या माना जाए, इसके जरिए कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से? देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी, कोई भी कर्म होगा उसमें स्वार्थ और सिद्धांत दोनों साथ चलते हैं। एक भी कर्म ऐसा नहीं है, अगर आप गीता में देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा कि एक भी कर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें स्वार्थ ना हो और एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सिद्धांत ना हो। तो स्वाभाविक रूप से इस युवा पॉलिसी से कहीं ना कहीं चुनाव का लाभ हानि का गणित तो है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसमें उस स्वार्थ के साथ साथ सिद्धांत भी है। अगर केवल स्वार्थ होता तो वो केवल स्टाइपेंड कह देते कि युवाओं को हम भत्ता देंगे 5,000 रुपए, जैसा उन्होंने लाडली बहना को किया है, इस तरीके से कह देते कि हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, केवल अगर स्वार्थ होता है। लेकिन इसमें बच्चों को, युवाओं को उनके कौशल के आधार पर ट्रेंड करने की बात भी है, गांव में खेल मैदान के आधार पर विकसित करने की बात भी है। तो ये जो एक बात है, फिर इसमें इस पॉलिसी में ये बात भी है कि विदेशी भाषा सिखाएंगे ताकि युवाओं को जो विदेश में नौकरी करते हैं और उनकी अगर प्रतिभा है, तो मैं समझता हूं इसमें जो है
उसमें कहीं ना कहीं युवाओं के कल्याण और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर युवा बने, ये भाव भी इसमें छुपा हुआ है, उसको हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अमनीत जी, जिस तरह से जब 2018 की हम बात करें, आपका विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र जो आया था, 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात उसमें की गई थी। इसका जिक्र इस पॉलिसी के जरिए भी हुआ कि कहीं ना कहीं हम युवाओं को इस तरह से बेरोजगारी भत्ता देकर उनको इस तरीके से तैयार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको स्टाइपेंड हम देंगे 8,000 रुपये, और उसके एवज में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या बाजी मार ली है बीजेपी ने, कांग्रेस? राजेश भाई देखिए, यहाँ बाजी मारने वाला कुछ नहीं जी। सबसे पहली बात तो आज अगर 19 साल बाद मामा को सुधार हो, 19 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं, 18 साल के आसपास, 18 साल से ज्यादा इनको हो चुके हैं। अगर 18 साल से ज्यादा होने पर इनको आज सुधारिए स्कूलों की, युवाओं की, तो ये बड़ा हास्यास्पद है और ये बताता है कि कितनी लापरवाह है। और जहां तक हमारे वचन पत्र की बात करना है भाई, तो हमसे 15 महीने रहे, उसमें भी 2.5-3 महीने हमारे आदर्श आचार संहिता में, उसमें भी आप देखें रोजगार सृजन के लिए हमने मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जैसे आयोजन करवाए, जिसमें आप देखें मध्य प्रदेश में 2-3 प्लांट ऐसे हैं जो कभी नहीं लगे, लेकिन उस समय उनका काम शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात आप बताएं, रोजगार सृजन कहां से होगा? अगर शिवराज शासन काल की बात करें तो उनके समय पीतमपुर, मंडीदीप और मालनपुर जैसे इंडस्ट्रियल जोन थे वो खत्म हो गए हैं, जहां पर ठीक है सरकारी नौकरी को अलग कर दे। राजेश भाई मुझे बता दे कौन से उद्योग लगे इनके समय में? मैक्सिमम इनके समय में उद्योग या तो बंद हुए हैं या शिफ्ट हुए हैं गुजरात या महाराष्ट्र, ये स्थिति है। और आज ये बात कर रहे हैं, हमारा बार बार सवाल एक ही है भैया कि सबसे पहले आप खुद सरकार के खजाने में सरकारी जो नौकरियां हैं उनको कब दोगे आप? पीएससी की भर्ती आप 3 साल से नहीं करा पा रहे हो, ठीक है। पटवारियों की भर्ती का ये है कि पटवारी की स्थिति ये रही कि आपने 2017 की भर्ती आपने फीस से करोड़ों रुपए वसूला, लेकिन उनकी आप भर्ती नहीं दे पाए। तो कई सारी चीज, अच्छा बात क्या होती राजेश भाई, ये बड़ी जल्दी हमारे 15 महीने पर जाती है, भूल जाते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट या वचन पत्र या जो भी आता है वो 5 साल का आता है। आपने तो चलिए, चूंकि अवनीत जी एक सवाल ले लेता हूं छोटा सा, मैं चेतन जी के पास में आऊंगा कि जिस तरह से जो यूथ पॉलिसी है, आप भी अगर आपकी बात की जाए तो जब लाडली बहना लेकर आए उन्होंने कहा 1,000, आपने कहा 1,500। अब क्या यूथ को लेकर, चूंकि आपने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस एजेंडे पर किस तरह से फोकस होगी? राजेश जी देखिए, राजेश जी हम तो साफ कहते हैं इनकी जो भी योजना आती है वो ऐसी होती है जिसके लिए लाते हैं उसको समझ में नहीं आती है, चाहे वो किसान का कानून हो, चलिए मैं चेतन जी के वक्त का, मैं सिर्फ अगर हिम्मत है, चलिए वक्त की कमी है। चेतन जी अवनीत जी जो कह रहे हैं हम आपका जवाब चाहते हैं। चेतन जी देखिए, हमारे मित्र कुछ भी कह लें, रोजगार केवल नौकरी से ही नहीं होता, रोजगार कृषि से भी होता। मध्य प्रदेश पिछला रिकॉर्ड उठा करके चेक कर लीजिए, सारे विश्व में नंबर 1 पर है गेहूं एक्सपोर्ट करने में, और इस देश में हम मूंग की दाल, सरसों में भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गए हैं। और हमारे धान को जिस दिन एपीडा से जीआई टैग मिल जाएगा, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा से आगे निकल जाएगा। रही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास तो किया है ना, आप तो बिना प्रयास के सोचते हो सब कुछ हो जाएगा, तो बिना प्रयास के तो मेरे दोस्त केवल मौसम बदलता है, हालात बदलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और ये सारा पुरुषार्थ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आने वाला समय इस बात का तय करेगा कि ये प्रयास यूथ से बूथ तक ले जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी इज्जत के साथ दिया कि कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही। लाजवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है। आपको सोचने पे मजबूर तो कर दिया है पूरी कांग्रेस की टीम को कि हमने महीना को 1000 की घोषणा की तो आप 1,500 पर आ गए। आज हम इस बात की बात कर रहे हैं तो आप उस पर चल करके आ गए। अरे अभी हम उद्योगों में भी 1,30,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए चेतन जी, यूथ को साधा है, बूथ तक पहुंच जाएगी बीजेपी? बूथ के पन्ने पर बीजेपी है और यूथ हमारे साथ है, इसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं। चलिए, तीनों मेहमानों का यहां पर मैं शुक्रिया करूंगा। नई यूथ पॉलिसी आ चुकी है, तमाम सारे इसके प्रावधान हैं, और कहीं ना कहीं इस नई युवा पॉलिसी के जरिए सरकार युवाओं को सशक्त करना चाहती है, उन्हें इस लायक तैयार करना चाहती है कि वो नौकरी मांगने वाले न बने, देने वाले बने। इसके अलावा तमाम सारा डेवलपमेंट किस तरह से एक युवा का हो सकता है, यूथ का हो सकता है, इस नई यूथ पॉलिसी में। आईएनडी एजेंडा में बस इतना ही। आईएनडी 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।